आज सुबह की जो तेज़ गिरावट थी और धीरे धीरे करके रिकवरी में तब्दील हुई और काफ़ी हद तक आईटी को अगर आप छोड़ दें तो रिकवरी मार्केट के अंदर आपको हर कॉर्नर में किसी ना किसी रूप में दिखेगी। सबसे ज़्यादा रिकवरी वाला जो एंगल है या फिर ये कहें कि काफ़ी दिनों से रुकी हुई चीज़ थी वो आज चला। आज उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। भले 2 रुपये ऊपर है लेकिन गिरते हुए मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हर निशान में आना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, आज सुबह सुबह भी हमने आपको एक वर्ड याद दिलाया था, अगर आप भूल गए होंगे तो वो वर्ड था एक्युमुलेशन, यानी कि माल इकट्ठा करना है। और ये बात भी आपसे बोली थी कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से बेहतर होगा। फर्स्ट हाफ में तो हम गैप डाउन को झेलेंगे लेकिन सेकंड हाफ आते आते कोई बड़ी बात नहीं कि निफ्टी हर निशान में आ जाए। निफ्टी थोड़ी देर पहले तक 42 पॉइंट ऊपर था और अभी करीब 10 पॉइंट ही सिर्फ नीचे रह गया। कहने का मतलब रिकवरी अच्छी है और अगर आपने सुबह प्लस किया है तो आप यहाँ पर इंट्राडे का स्विंग का गेन लेके ज़रूर बैठे। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, आप एक लाइन को पकड़ लीजिए जो हमने सुबह भी पकड़ी, कल भी आपके सामने बात रखी थी। 14% एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग रह गई है सिर्फ भारत में, वो 10 से नीचे जाएंगे नहीं, 14 पे खड़े हैं। टोटल रिस्क आपका 4 से 5% तक का रह गया और रिवॉर्ड 50% का है। तो आप धीरे धीरे करके एकोमुलेट करो। मैं ये नहीं कहता आज का प्रॉफिट आज ही बुक कर लो, मेरा मानना है कि धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत भी माल लेके रख दो और टिल बजट तक वेट करो। ये सीरीज़ अपने आप में लंबी सीरीज़ है। 26 जनवरी की भी छुट्टी नहीं है, वो भी संडे को है, आप ये सोचो। और 29 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 30 तारीख की फिर एक्सपायरी निफ्टी की है। तो ये पूरी लंबी सीरीज़ जारी है। अभी तो हम 31 दिसंबर पे हैं और सीरीज़ को शुरू हुए भी 3 दिन हो चुके हैं। तो बड़ी सीरीज़ में से एक है ये और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। अर्निंग्स वगैरह सब कुछ रहेंगे, ज़्यादा कुछ मार्केट में इसके अलावा कुछ बोलने के लिए है नहीं। एक रिलायंस का पॉइंट था जो मैंने आपको नोटिस करा दिया। एक और चीज़ मैं आपको और नोटिस करवा देता हूँ, चलिए, वो है इंडिया विक्स। करीब 3% के ऊपर चल रहा है ये और ये बढ़कर अभी 14.4 पे है। 15 के ऊपर इंडिया विक्स आपको थोड़ा परेशान करेगा और 13 यानी कि 14 से टुवार्ड्स 13 की तरफ जाने वाला विक्स आपको खुश करेगा। 13 के नीचे आते ही या 13 तक इंडिया विक्स पहुंचते ही आपको मायूस भी कर देगा। तो आप भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कीजिए कि 15 के ऊपर ना जाए और 13 के नीचे ना जाए। ये 13 से लेके 15 तक की 1 पॉइंट ऊपर 1 पॉइंट नीचे की जर्नी कम से कम निफ्टी में स्विंग लाने के लिए 300 से 400 पॉइंट कम नहीं होते हैं, वो आपको लेके आ जाएगी। एडवांस डिक्लाइन वगैरह आप देखते रहा कीजिएगा, ऑप्शन ट्रेड थोड़ा देख के कीजिए, बस वैसी कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है। अगर आज भी आप देखेंगे जब बाजार खुला था तब एडवांस डिक्लाइन की रेशो ख़राब थी, लेकिन अब बाजार बंद हो रहा है तो एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है। भले आप अभी भी पॉइंट्स में थोड़ा लिहाज कर रहे हैं हरे निशान में, बट स्टिल आपके एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक हुई है और एफ एंड ओ में भी ठीक हुई है। तो ये एक साइन बता रहा है कि मार्केट ऑन अ स्ट्रॉन्ग नोट पे निचले स्तरों से बाय दिखाता है, रिकवरी दिखाता है। बस एक लाइन के साथ मैं कंप्लीट करूंगा, फिर राजेश पालविया और रुचित जैन हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मार्केट में लेवल्स उस लिहाज से अच्छे नहीं है कि बाजार के अंदर दम है, मार्केट में लेवल्स इस लिहाज से अच्छे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो इसलिए छोटे छोटे ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ज़रूर एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। 10 में से 2 लॉट का एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना चाहिए। मैं 8 लॉट अभी भी आपके नहीं अंदर आने दूंगा क्योंकि अभी तक हमारे पास पावर या मार्केट में पूरी तरह से ठीक नहीं है, बट रिस्क रिवॉर्ड इससे बेहतर नहीं दिया जा सकता जब 14 का लॉन्ग पोजिशंस हो, पुट कॉल रेशो 1 से नीचे हो, 200 दिनों के एवरेज के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो, चर्निंग ड्यू हो, रिलायंस का चलना ड्यू हो, अर्निंग सामने और बहुत सारे ट्रिगर्स तमाम। मैं ज़रा समय नहीं लूँगा उसमें। राजेश पालविया, रुचित जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं जरा बातचीत और समझते हैं क्या करना चाहिए। मेरे दोनों सहयोगी भी अगले 1 घंटे मेरे साथ रहेंगे, अभिषेक सत्यवर्तम और साथ ही मानसी दवे, ताकि वो भी अपने अपने सवाल मार्केट के एक्सपर्ट से पूछ पाएँ। आज साल का आखिरी दिन भी है। राजेश सर नमस्ते, और रुचित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये डबल वाला शुक्रिया मैं इसलिए भी करना चाहूँगा क्योंकि आपने पूरे साल हमारे साथ बहुत मेहनत की, आपने अपना समय निकाला। मेरे को पता आपने अपने आप हाउसेस में बिजी होते हैं, आपके अपने क्लाइंट्स हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल के आप आते हैं और अपने इंटेलिजेंस हमारे सामने रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2025 थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे, इसलिए पहले ही आपको सचेत कर देते हैं, थोड़ा बता भी देते हैं। राजेश भाई, आप नए साल मनाने के लिए कहीं बाहर नहीं गए? आप नए साल घर पे मना रहे हो? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, नए साल बनाने के लिए बाहर तो नहीं, घर में ही बम्बई में ही बनाएंगे। उसके पहले हम लास्ट वीक घूम के आए, इंदौर ही थे। हाँ। तो वहाँ पे हम पेरेंट्स के साथ और बाकी फैमिली अच्छा। मेंबर्स के साथ ऑलरेडी मिल के आ चुके। तो ये अब नए साल का आगाज जो होना है वो बम्बई से ही करेंगे और फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे।
बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो इस बार जो नया साल है वो जैन नया साल बनने वाला है। जैन नया साल, तो हमारे साथ दोनों ही मेहमान भी जैन ही है, रुचित जैन भी है और राजेश जैन भी है, अब हमारे साथ बने हुए हैं। रुचित भाई, एक बार जरा आपका टेक निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आपका कह रहे हो? जी वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल मार्केट्स के ऊपर देखें तो आपने ऑलरेडी आई थिंक डेटा काफी अच्छे से बता दिया है कि एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रुपये रेशियो 14% के आसपास है। और जब भी ये रेशियो 10 से 15% की रेंज में आया हुआ है तब तक मार्केट्स ने एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म का बॉटम बनाया है। तो यहाँ पे अभी भी ऐसे कोई रिवर्सल के संकेत नहीं है कि मार्केट्स बॉटम हो गए, बट लेकिन जब एक्सट्रीम ओवरसोल्ड सेटअप्स होते हैं और 14% के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रहते हैं तो नए शॉर्ट पोजीशन बनने की जगह वहां पे कम हो जाती है। तो जब नए शॉर्ट्स नहीं बनते हैं तो कुछ भी पॉजिटिव ट्रिगर होते हैं तो फिर वो शॉर्ट्स जो एग्जिस्टिंग शॉर्ट सिस्टम में होते हैं वो कवर होने के चांसेस रहते हैं। सो आई थिंक एटलीस्ट एक पुल बैक मूव आज हमने देखा है। मॉर्निंग के बाद मार्केट ब्रेथ थोड़ी इंप्रूव हुई है। स्टॉक स्पेसिफिक जो बीटन डाउन स्टॉक्स है उनमें एक पुल बैक मूव देखा जा रहा है। तो आई थिंक एक पुल बैक मूव डेफिनेटली एंटिसिपेट कर सकते हैं 23,800 से 23,850 की रेंज तक। सो ट्रेडर्स को हम यही सलाह दे रहे हैं कि जो नो काफी ओवरसोल्ड सेटअप्स है जहां पे थोड़े पॉजिटिव डाइवर्जेंस ट्रेड है, फिलहाल रिवर्सल के लिए नहीं बट एक पुल बैक के लिए बाय साइड ट्रेड ले सकते हैं 23,800 से 23,850 के टारगेट्स के लिए। ऊपर जाने की गुंजाइश है बाजार में, यहाँ से ऊपर जाने की, ऐसा लगता है रुचि जी को। और निफ्टी भी फिलहाल हरे निशान में लौटा है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 100 अंकों के आसपास की। तो ये आपके लिए इंडेक्स में रणनीति हो गई। राजेश जी, रुचि जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन मेहता भी जुड़ जाएंगे। तो आज तो ट्रिपल आर 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 का हमारे पास जलवा होगा आपको गाइड करने को लेकर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और नए साल के लिए बहुत शुभकामनाएं भी। अब शुरुआत कर लेते हैं स्टॉक्स जानने की। राजेश जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बताइए कहाँ पर मौके आपको दिख रहे हैं बाजार में? तो अभिषेक जी, पहले तो सभी को आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने पिछले 2-3 महीनों में देखी है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी अब वॉलेटिलिटी भी कहीं ना कहीं थमते हुए दिखेगी और नए साल एक अच्छा साल साबित हो, हेल्दी और वेल्दी ईयर रहे ईटी नाउ स्वदेश की फैमिली और सारे व्यूवर्स के लिए। तो ये शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं नव वर्ष 2025 के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है एक सेक्टर जो कि क्लियरली स्टैंड आउट करते हुए दिख रहा है आज के सेशन में और पिछले कुछ महीनों में भी, वो है फार्मा। और उस फार्मा स्टॉक्स में हमें लगता है ल्यूपिन, जो कि एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और जिस तरीके से स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ल्यूपिन का ये आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा और यहाँ से हमें लगता है स्टॉक में चाल और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी आगे की तरफ। लुपिन के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2400 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 2330 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, ABSL AMC। ये स्टॉक में भी अगर हम देखें तो ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में पिछले 3-4 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने वापस अब एक मोमेंटम यहाँ पे दिखाया है, हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से वापस 900-950 की तरफ बढ़ने का। तो आदित्य बिरला सन लाइफ AMC बाय करने की सलाह है। इसमें अपसाइड के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 870-880 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 825 के आसपास। क्या जबरदस्त क्रिएटिविटी के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत की है मेरे दोनों सहयोगी ने। डिम्पी कह रहे हैं कि जैन न्यू ईयर होगा, राजेश जी और साथ ही रुचित जी हैं। और अभिषेक कह रहे हैं राजेश, रुचित और रोहन, तो RRR का मैजिक चलेगा। तो रोहन द थर्ड आर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहन का भी स्वागत करेंगे, उनसे बाजार पर उनका फंडामेंटल टेक भी जानेंगे। लेकिन बाजार में आज वैसे देखा जाए तो रिकवरी, बाजार भी काफी क्रिएटिव और डेयरिंग होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे रिकवरी मोड देखने को मिल रहा है, चाहे फिर बेंचमार्क इंडिसेस हो या ब्रॉडर मार्केट्स हो। इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप में भी रिकवरी का फेज देखेंगे। इनफैक्ट स्मॉल कैप निचले स्तरों से 573 अंक ऑलमोस्ट रिकवर करता दिख रहा है। हरे निशान में मिड कैप भी आप देख पाएंगे। मजबूती के साइंस बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से रिकवरी जरूर देखी जा रही है और साथ ही निफ्टी में भी संभलने की पूरी कोशिश में मार्केट्स। और इस कोशिश में कोटक महिंद्रा बैंक, SBI बैंक जैसे बैंकिंग प्लेयर्स हैं जो कि काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। PSU शेयर्स में जबरदस्त मजबूती है। फार्मा तो काफी हद तक सपोर्ट कर ही रहा है। इसके साथ
आईटी और अडानी ग्रुप स्टॉक्स जो है वहां बिकवाली है, लेकिन आईटी सेक्टर पर एक नजर होनी चाहिए, वहां पर भी रिकवरी के साइंस धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स को एक बार पुल अप जरूर करना चाहिए। हालांकि फ्यूचर्स में गिरावट है और यूरोपियन मार्केट कैक डैक्स फुटसी में हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस। लेकिन ग्लोबल बाजार को अगर साइड छोड़ दे, भारतीय बाजार इस वक्त जो है लास्ट 1 घंटा भी नहीं बचा है अब इस साल का, और क्लोजिंग सेशन में हम बातचीत कर रहे हैं और इस वक्त रिकवरी के साइंस दिखा रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक ही हो जाते हैं। रोहन का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून रोहन, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू एज वेल। अभी आपके जुड़ने से पहले अभिषेक बता रहे थे कि आज राजेश, रुचित और रोहन तो आर का जादू चलेगा बाजार पर। बताइए आपकी तरफ से सेंटिमेंट्स। इस वक्त मार्केट में रिकवरी जरूर हम देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल नजरिया आपसे जानना है 2025 का आउटलुक भी और 2024 पर भी आपके सेंटिमेंट्स, आपकी कोई राय, आपकी कोई एनालिसिस आप थ्रो करना चाहें। Yeah, good afternoon everyone and thank you for this RRR creativity. तो हम आपसे the beautification of coming into the show is that I really learn a lot. So thank you for it. So coming back to 2024, I think so बहुत decent रहा, अच्छा performance रहा. I think so averagely market 30-35% से, जैसे I think so इतना portfolio 30% से लेके 50-60% तक average portfolio had grown. कमिंग बैक टू 2024, अभी जो करंट लास्ट 3-4 महीने में मार्केट करेक्टेड नियर अबाउट 11%, निफ्टी 500 की बात कर रहा हूँ। और जब भी ऐसा होता है जहां पे ऊपर से करेक्ट होता है मार्केट, तो वो एक पॉज स्टेप लेता है, और जो हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं वो क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट इज कंफ्यूज ऑन विच डायरेक्शन टू गो। नीचे की साइड बहुत खराब है नहीं, ऊपर की साइड में बहुत एक्सट्रीमली ग्रोथ नहीं लग रहा है, नंबर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये क्वार्टर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये फाइनेंशियल ईयर का बेस्ट क्वार्टर होगा, अपकमिंग नंबर्स जो आएंगे वो। तो 2025 में हमको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टर्स। हम सोचते हैं कि बुल मार्केट इज द बेस्ट टाइम, नो दिस इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज ये सबसे बेस्ट कंस्ट्रक्टिव टाइम है कि आप नए विनर्स को पकड़ सकते हो। सो जैसे मेरे को एनालिस्ट ने बोला कि आईटी और फार्मा बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो आईटी फार्मा सर्विसेज बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। और पुराने जो सेक्टर है, जो कैपेक्स रिलेटेड सेक्टर है, वहां पे हमको लग रहा है कि वहां से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे पैसा शिफ्ट होगा। सो 2025 आई बिलीव दैट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक ईयर, बट बहुत बड़ी तेजी मार्केट में हो जाए ऐसा लग नहीं रहा है, पर स्पेसिफिक थीम पे पैसा बनेगा, ये 100% है। तो ऐसा होगा कि जो लेटरल फ्लैट मार्केट में जो 2024 में सब में बना, ऐसा नहीं होगा, पर स्पेसिफिक काउंटर्स में 100% बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा। तो चलिए, स्पेसेस हैं, सेक्टर्स हैं, पॉकेट्स हैं, आईटी और फार्मा स्पेस है जिस पर लगातार टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भरोसा है। राजेश जी ने भी अपनी कॉल्स में ल्यूपिन और आदित्य बिरला सन लाइफ 2 स्टॉक्स पर अपनी राय दी और खरीदारी के मौके यहां पर ढूंढने की राय उनकी तरफ से मिलती हुई। लेकिन मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, रुचित जैन के स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्लोजिंग ट्रेड्स के तौर पर क्या है, ये जान लेते हैं। गुड आफ्टरनून रुचित, आप बताइए। जी वेरी गुड आफ्टरनून। पर 2 स्टॉक्स है मेरे साइड से भी, खरीदारी की साइड से ही है। वो है, पहला स्टॉक रहेगा डीएलएफ में। सो पिछले 2 हफ्ते में देखे तो 900 से लेके लगभग ऑलमोस्ट 810 815 तक का एक करेक्शन हमने डीएलएफ में देखा है। लेकिन इस करेक्शन में कहाँ पे भी बड़े वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग ये लास्ट 2 हफ्ते में डीएलएफ में नहीं आया। और रियल एस्टेट स्पेस भी अगर देखे तो सेक्टर में कहीं पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग ज्यादा नहीं है। तो हमें लग रहा है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए अगर रियलिटी स्पेस में यहाँ से कुछ भी फिर से अप मूव, पुल बैक मूव आता है, तो डीएलएफ में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा फेवरेबल है करंट लेवल्स पे खरीदारी के लिए। तो 808 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ में खरीदारी करने की सलाह है 860 तक के अराउंड के पुल बैक के टारगेट्स के लिए। और एक पॉलिसी बाजार स्टॉक है जो आप देखेंगे तो पिछले ये 2-3 महीने में जो मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग करेक्शन आया है, तो वो करेक्शन का ये स्टॉक पे कोई भी इतना असर नहीं रहा है। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है। जो करेक्शंस भी हुए वो मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज में ही हुए रादर देन प्राइस वाइज करेक्शन, जो एक क्लियर एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस के साइंस है। तो जब कोई स्टॉक ऐसे करेक्टिव फेज में एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है, आई थिंक वो एक अच्छे मूव्स के लिए हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दे सकता है। सो यहाँ पे भी हमें लग रहा है कि प्राइस वाइज डाउनसाइड लिमिटेड है। तो करंट लेवल से 2025 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह है पॉलिसी बाजार में 2200 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक के अंदर भी रिकमेंडेशंस आपको मिल गया है। टारगेट 2200 का है, 2025 का एक स्टॉप है, तो रिस्क रिवॉर्ड ठीक है ना। तो इस शेयर पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। खैर, तेजस शाह को मैं अपने साथ जोड़ लूंगा ताकि एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने रख दें, फिर कुछ एक और शेयर्स भी पता करेंगे। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। तेजस जी नमस्ते,
बताइए सर, कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड है आपका? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज का जो मेरा ऑप्शन का ट्रेड जो है वो फार्मा सेक्टर से है। अगर देखेंगे तो बाजार में एक अच्छा खासा करेक्शन आया, लेकिन फार्मा सेक्टर काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो डॉक्टर रेड्डी मेरा पिक है ऑप्शन के चैंपियन के लिए। डॉक्टर रेड्डी का अगर हम चार्ट देखें तो लगातार ये स्टॉक एक तेजी में ही चल रहा है और काफी अच्छा जो है चार्ट सेटअप है। आज के सत्र में भी अगर देखेंगे तो स्टॉक ने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है जो एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 1420 के करीबन, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है वो रिटेस्ट कर सकता है। तो ऑप्शन के माध्यम से हम सजेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डी का जो कॉल है 1400 का वो बाई करने के लिए 30 और 32 की रेंज में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 22 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 42 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 52 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 12,500 का और अधिकतम नुकसान होगा 6,250 का। ठीक है, तो आप डॉक्टर रेड्डीज के इस ऑप्शंस के साथ चल सकते हैं। 1400 की खरीदारी करें स्ट्राइक की और 30-32 रुपये मिल जाएगा। एक्सरसाइज प्राइस है ये, सारी कैलकुलेशन 30-32 पे होंगी। स्ट्राइक है 1400 और स्टॉप लॉस होगा आपका 22 का। 42 और 52 दो कंफर्ट के टारगेट हैं। कैलकुलेशंस भी डाली है, 1:2 का रेशियो बनता है, 12/6 का प्रॉफिट लॉस है। मैं एक बात आपको बताऊं, ये बात बिल्कुल ठीक है, जब तक आप 24,000 को फाइनली पार नहीं करते, डिसाइसिवली पार नहीं करते ना, तब तक बाजार के अंदर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाजार ठीक है ऐसा भी कहा जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके थोड़ी थोड़ी पोजीशंस लो और तब तक फार्मा का साथ ना छोड़ो जब तक 24,000 फाइनली निफ्टी का पार नहीं हो जाता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर सेबी की तरफ से कि एफआईडीओ के अंदर टिपिकली ज़्यादा लॉस कमाते हैं लोग, इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी है। तेजस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश सर, आज 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला शेयर 2024 के ही आखिरी दिन सिग्नल दे रहा है कि शायद 25 उसका बेहतर रहेगा। शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स। सुबह भी मैंने पता किया था, आज फिर से पता कर रहा हूँ, 2.5-3%, 3% ऊपर आ चुका है। टाटा केमिकल्स का योग है सर चलने का? तो देखिए स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। पूरे साल में अगर हम देखें तो करीब 4.5% के आसपास का करेक्शन ये स्टॉक ने दर्ज किया है ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो बुलिश ही है। जरूर यहाँ पे पूरे साल में अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, एक दायरे में ही स्टॉक का ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। अगर हम देखें तो स्टॉक में लोअर साइड पे करीब 950 960 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट थे और हायर साइड पे 1200। तो ये एक दायरे में ही रहा पूरे साल। 1-1.5 साल का इसका जो ट्रेडिंग एक्टिविटी रही। हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक में जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे, लोअर साइड पे यहाँ पे करीब 1000 से 970 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। हायर साइड पे इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है स्टॉक को वो है करीब 1100 के आसपास। अगर ये 1100 के लेवल को क्रॉस करके इसके ऊपर मंथली बेसिस पे सस्टेन होने लगेगा तो फिर हमें लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से वापस 1250 और 1350 की तरफ भी तेजी को कैरी करने का। हालांकि सेक्टर थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर डिस्प्ले कर रहा है केमिकल एज ए सेक्टर, तो हमें लगता है कुछ समय लगेगा, लेकिन हो सकता है कि अब एक बड़े कंसोलिडेशन जो कि ऑलमोस्ट 12 से 15 महीने का एक कंसोलिडेशन स्टॉक ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि ये 2025 में ये स्टॉक में 1100 के ऊपर अगर ब्रेकआउट बनते तो स्टॉक में 1300 1350 तक की चाल आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। यानी कि वनवास खत्म होने के चांसेस थोड़े बनते हैं टाटा केमिकल्स के अंदर। वजह आपको पता ही है कि लंबा कंसोलिडेशन है। अब 2024 का पूरा 52 हफ्तों का चार्ट दिखाएंगे तो सिर्फ 5% ये टूटा, चला भी नहीं टूटा भी नहीं। एक्साइटमेंट कई बार हुआ कि अभी चला और कई बार लगा 1000 के भी नीचे चला जाएगा। ना जाने 1000 के आसपास इसका कौन सा फेविकोल का जोड़ है जो इससे छूटता ही नहीं है। लेकिन उम्मीद कर रहे हैं 2025 के अंदर ये जोड़ टूटेगा और ये भागेगा। टाटा केमिकल्स को हमारी तरफ से भी बेस्ट विशेज़ हैं और उन लाखों इन्वेस्टर्स को जिन्होंने टाटा केमिकल्स में पैसा डाला है, पूरे साल कुछ नहीं कमाया लेकिन अगले साल शायद आप भरपूर कमाएं, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। एक ऐसा ही शेयर है, उसने भी एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, 1200 के आसपास का। यहाँ से कमज़ोर नहीं हो रहा तो बोलने वाले बोलते हैं देखिए कमज़ोर तो हो नहीं रहा,
कितने बढ़िया है, और यहाँ से चल भी नहीं रहा, तो कहने वाले कहते हैं देखो चल तो रहा नहीं। तो कौन ठीक कह रहा है ये बताएंगे हमको रोहन जी। रोहन जी, ये 1200 के आसपास रुक रहा है, ये अच्छी बात है, या चल नहीं रहा ये बुरी बात है? नहीं, रुक रहा है ये अच्छी बात है, क्योंकि ये तो अगर रिलायंस नहीं होता तो जिस हिसाब से कंपनी में नेगेटिव ग्रोथ आ रहा है और कंफ्यूजिंग वैल्यूएशन का प्ले है, तो वो ये प्राइस तकरीबन ऊपर से 25% तक करेक्ट हुआ है, वो ज्यादा करेक्ट होता। तो जब तक इसमें डीमर्जर नहीं हो जाए और स्पेसिफिक कोई वैल्यूएशन नहीं क्रिएट हो जाए, तब तक इसमें जो ग्रोथ का सेगमेंट है वो इम्पॉसिबल है। तो 1200 के आसपास रुक रहा है, ये अच्छी बात है। थोड़ा डीमर्जर वाली स्टोरी भी है, ये बात भी सच है। लोग 1200 के रेट में भी अभी भी डीमर्जर के कैलकुलेशंस बिठा के बैठे हैं, और बिठानी भी चाहिए। बिजनेस इतने बड़े बड़े हैं, डीमर्ज होगा तो एक कंपनी भी अलग होती है ना इसमें से, तो पूरी कैलकुलेशंस इधर से उधर हो जा रही हैं। तो बने रहिए, जिनके पास ये पोजीशंस हैं, सर को थोड़ी उम्मीद है कि डीमर्जर वाला फैक्टर अभी थोड़ा और काम करेगा, शायद शेयर ठीक भी हो जाए। छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद मैं अपने सहयोगी शरद को अपने साथ जोड़ूंगा। शरद ने बहुत मेहनत की है, मार्केट का पूरा डाटा निकाला। 2024 का डाटा आप कहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शरद ने आपके लिए काम आसान कर दिया। आउटलुक 2025 के साथ वो आएंगे, लेकिन 2024 के डाटा के साथ बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पिछले आधे घंटे से बाजार एक रेंज में ही है। निफ्टी सपाट है, हल्के से गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। आज 1600 शेयर मजबूत हैं, 1000 शेयर कमजोर हैं। एक अच्छी चीज इंट्राडे में ये हुई है कि मिड कैप स्मॉल कैप जहां पर लग रहा था कि थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो रही है, उन्होंने भी अच्छी वापसी की है, और उसके बलबूते हमें एडवांस डिक्लाइन का रेशियो दिख रहे हैं। पूरे अगर हम साल की बात करें तो आज जब आखिरी कारोबारी सत्र का आखिरी घंटा ये चल रहा है, इनफैक्ट आधे घंटे शेष रह गए हैं, और 8.5-9% के आसपास के रिटर्न निफ्टी ने कमा के दिए हैं। और ये लगातार 9वां साल है जब बाजार पॉजिटिव रिटर्न्स देकर क्लोज करने जा रहा है। लेकिन बाजार में कौन से सेक्टर्स का जलवा रहा है, कौन से शेयर चले हैं, किन्होंने निराश किया है, इसका पूरा का पूरा लिखा जोखा लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, हर साल हम ऐसे याद करते हैं कि साल कैसा गुजरा है। इंडेक्स लेवल पर तो बहुत ना तो एक्साइटमेंट रही है, ना बहुत निराशा रही है। 8-9% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं इंडेक्स ने, लेकिन शेयरों का हाल कैसा रहा, जरा ये बताइए आप। जी बिल्कुल, आज जो है हम अलविदा कर रहे हैं 2024 को, लेकिन जो ओवरऑल सेंटिमेंट रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहा है बाजार के लिए। 2024 में सभी मेजर सेक्टर्स ने अपने हाईएस्ट लेवल्स को टच तो किया ही है, और 2024 में देखिएगा निफ्टी पहली बार 26,000 का भी आंकड़ा उन्होंने टच किया है। देखा जाए तो निफ्टी में लगातार ये 9वां साल है जहां पे बढ़ोतरी देखने मिल रही है, यानी कि कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव रिटर्न्स जो है देखने मिला है। मिड कैप पहली बार 60,000 के पार गई थी, और लगातार ये 5वां साल है जहां पे ग्रीन रिटर्न्स, पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो है सुधार देखने मिला है। यहाँ पे देखें तो लगातार दूसरे साल बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इंडिसेस के अलावा अगर देखें तो निफ्टी जो है 9 से लेकर 10% तक का जो है रिटर्न्स आया है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी जो है लगभग 6% का ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन इस साल के जो विनर्स रहे हैं वो है मिड कैप, स्मॉल कैप। 23% से ज़्यादा का जो है उछाल यहाँ पे देखने मिला, और यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। जो स्मिड स्कीम्स है वहाँ पे भी इन्फ्लोज आया है म्यूचुअल फंड में। लेकिन 2024 में सेगमेंट्स की क्या प्रदर्शन रही है, जहाँ पे रनअवे विनर्स देखने मिली है। और इन विनर्स की बात करें तो यहाँ पे रियल्टी और फार्मा इंडेक्स जो है पहले 2 नाम आते हैं। देखिए क्या रिटर्न्स आए, 30% से ऊपर के रिटर्न्स आए हैं। वही ऑटो और आईटी में भी जो है देखिए 20% से ज़्यादा का रिटर्न्स देखने मिला है। पीएसयू बैंक, मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे जो थोड़े मिले जुले नतीजे देखने मिल रहे हैं अगर आप कंपेयर करें बड़े बड़े सेक्टर्स के साथ। लेकिन एफएमसीजी एकमात्र सेक्टर है जो नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, तो ये एक जो है चिंताजनक ज़रूर रहेगा, क्योंकि कंजम्पशन प्ले का भी इम्पैक्ट यहाँ आया है। अब बात करते हैं कि यहाँ के प्रदर्शन कैसे रही है मार्केट्स को लेकर। और यहाँ पे देखें तो इस साल की शुरुआत में मार्केट कैप जो था 364 लाख करोड़ का था। अब ये बीएससी के आंकड़े, अब देखिए मार्केट कैप में भी जो है 22% का टोटल ग्रोथ देखने मिला। तो आप देख सकते हैं कि लार्जर मार्केट्स ने भी जो एक अच्छे प्रदर्शन की है। एंड ऑफकोर्स FIs के भी आंकड़े की बात करें तो FIs ऑफकोर्स 3 लाख करोड़ का जो है आप कह सकते हैं आउटफ्लोज आया था, लेकिन डोमेस्टिक अब्जॉर्प्शन ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऑलमोस्ट 5.2 लाख करोड़ का जो है
कैश मार्केट्स में आपको निवेश देखने मिला था। तो ऑफकोर्स बहुत सारे एसेट क्लासेस भी है जहाँ हमें परफॉर्मेंसेज अच्छी देखने मिली थी। अब ग्लोबल एसेट्स की भी बात कर ले तो यहाँ पे ऑफकोर्स नास्डाक और ये सब जो इम्पोर्टेंट एसेट्स है यहाँ पे देखें तो 30% का ग्रोथ आया है, और ये डॉलर रिटर्न्स पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे निक्केई शांघाई की 7 से 13% का ग्रोथ आया है, और निफ्टी अगर डॉलर बेसिस पे देखें तो यहाँ पे भी 7% का ग्रोथ आया है। हालांकि कॉस्पी की बात करें तो ये पीछे छूट गया, साउथ कोरिया का ये इंडेक्स है। तो ये जो थी इंडियन मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमीज़ के ऊपर थी, लेकिन एसेट्स क्या थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस साल एक ही विनर था एसेट्स का, बिटकॉइन। ये देखिए 122% का ग्रोथ आया है, सोना चांदी भी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ आई है। हालांकि ब्रेंट क्रूड वॉलेटाइल रहा है और 5% जो है यहाँ पे डाउन ग्रोथ देखने मिला है, क्योंकि ऑफकोर्स कंजम्पशन मेजर इकोनॉमीज़ में एक एरिया ऑफ कंसर्न रही है। बट ओवरऑल भारत के लिए जो इक्विटी का जो ये मार्केट है 2024 के लिए जो है थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर आई है लास्ट क्वार्टर में, लेकिन फिर भी एक अच्छी तरीक़ा से जो है बंद हो रहा है, और अच्छे रिटर्न्स जो है ऑल ओवर द काउंटर्स जो है इन्वेस्टर्स को देखने मिले हैं। तो ये पूरी 2024 की लेखा जोखा है जो हम आपके सामने लाए हैं। 2024 का पूरा लेखा जोखा, हर एसेट क्लास ने किस तरह का रिटर्न दिया है, कौन से सेक्टर ने लोगों को पैसे जनरेट करके दिए हैं, उसका पूरी जानकारी शरद ने आपको दी है। शरद, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आपसे हम ये भी जानेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर हैं 2025 के लिए, अगर किसी को प्लानिंग करनी हो तो। लेकिन एक और एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अमरदेव सिंह भी जुड़ गए। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीवी स्वदेश पर। अमरदेव जी, कोई पिक्स आप पहले शेयर करना चाहेंगे, फिर हम अपने सवाल आपसे पूछेंगे। जरूर। तो ओवरऑल मैं ये मानता हूं कि आईटी स्पेस में ये हैप्पीएस्ट माइंड्स पे एक निवेश किया जा सकता है फ्रॉम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज इसमें जो हम लोगों ने देखा है जिस तरह की गिरावट रही है और काफी करेक्शन रहने के बाद ये स्टॉक एक क्रूशियल जोन पे आया है, और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में 1 साल से 2 साल में दिस कैन गिव वेरी गुड रिटर्न्स। और कहीं ना कहीं इसको जो है, और मैं ये देखता हूं कि आईटी सेक्टर के लिए 2025 अच्छा रहने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो अच्छा रहेगा। एक तो रूपी जो है, रूपी डेप्रिसिएशन का भी इनको बेनिफिट मिलेगा, साथ में जो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप का, मैं तो उसे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ेंगी इंडियन कंपनीज के लिए, और उसका बेनिफिट भी आईटी कंपनीज को मिलेगा। और यूएस की जो इकोनॉमिक डेटा भी आ रही है वो भी मिक्स्ड है, बट स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड है। इसलिए जो रेट कट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, वो भी 4 रेट कट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, वो भी नहीं होंगे, शायद 2 हो। दैट विल डिपेंड अपॉन द डेटा, बट मैं ये मानता हूं कि इस स्टॉक पे जरूर नजर रख सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फ्रॉम द आईटी स्पेस। तो लंबा आपको रखना पड़ेगा। अमरदेव जी ने आपको 1 से 2 साल का व्यू दे दिया है शेयर पर। हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर 825 का टारगेट है। याद रखिए, ये कंपनी थोड़ा सा ना चले अच्छे से थी, अच्छे सेगमेंट में काम करती है, लेकिन थोड़े ओवर वैल्यूएशन के चलते फिर हमने देखा कि ये शेयर करेक्ट हुआ और अब सही लेवल पर है। 725 रुपए के आसपास के भाव है। 825 रुपए के टारगेट इसमें है अमरदेव सिंह की तरफ से। राजेश जी, कुछ शेयर्स हमने देखा था कि पिछले दिनों थोड़े निराश कर रहे थे, लेकिन आज चल रहे हैं, और इक्का दुक्का इसमें शेयर ऐसे भी हैं जो फिलहाल डे हाई पर हैं। आप चेक कीजिए जरा, एबीबी, हडको, इसके अलावा एचएएल में आज तेजी आई है, आईआरसीटीसी का शेयर चल रहा है। इन 4 शेयरों को जरा देखिए और देखिए बताइए कि कहां पर आपको मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। किसी ने अगर तेजी की है तो कहां पर तेजी में बने रहे वो। तो देखिए, एक बड़े करेक्शन के बाद ये स्टॉक्स जो आपने अभी जिक्र किया, इनमें एक रिकवरी जरूर बनते हुए दिखी है। अगर मुझे इन सारे तीनों चारों स्टॉक्स में से अगर सिलेक्ट करना है तो मुझे लगता है यहाँ पे जो प्लेसिंग है अभी वो हुडको की ज़्यादा बेहतरीन लगती है। और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में एक अच्छे सपोर्ट एरिया जो कि इसका 220-22 की रेंज में था, उसके आसपास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड बनाया है। तो हमें लगता है कि ये जब तक अब 220 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में ये मोमेंटम 258 से लेके 265 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड हमें लगता है हुडको में कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। वहीं हम बात करें तो एबीबी एक अपने क्रूशियल एंड क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको देखें तो जो नवंबर में स्विंग लो थे उसके आसपास ही अब स्टॉक एबीबी अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 6650 के आसपास इसका एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल सपोर्ट है। हालांकि स्टॉक में
ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में। तो अगर ये 6650 के लेवल को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है इस करेक्शन में, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ स्टॉक में भी एक पुलबैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। और ये पुलबैक में स्टॉक यहाँ पे 7200 7300 की तरफ बढ़ सकता है। 7300 का लेवल अगर ये क्रॉस करने में कामयाब होता है तो रैली और पुलबैक जो बन रहा है वो 7600 की तरफ भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यहाँ से बढ़ सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स राजेश जी बता रहे हैं उसे वॉच आउट जरूर करना चाहिए। एबीबी इंडिया और हुडको दोनों पर उनका एक टेक्निकल टेक। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शरद जहां हमें एसेट क्लासेस की बात बता रहे थे, 2024 पूरा का पूरा साल सारे एसेट क्लासेस, चाहे फिर वो बुलियन मार्केट हो, प्रेशियस मेटल्स, ऑयल एंड एनर्जी प्लेसेस हो, या फिर बिटकॉइन हो, साथ ही कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट हो, कैसा रहा, ये सारी चीजें उन्होंने डिटेल डीप डाइव एनालिसिस कर आपको बताई। आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ नए साल में किन शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ब्रोकरेज हाउसेस ढेर सारी रिपोर्ट्स निकाल कर आते हैं और वो सारी की सारी रिपोर्ट्स जो होती है बड़ी टेक्निकल इन नेचर होती है और इसे समझना जो है वो काफी बारीकी का काम है। सो नो नीड टू फियर व्हेन शरद इज हियर। शरद, नए साल में किन शेयरों में आपकी नजर होनी चाहिए, ब्रोकरेज किन शेयरों पर बुलिश है, ये सारी की सारी डिटेल्स लेकर भी हमारे साथ मौजूद ही हैं। बताइए शरद, ब्रोकरेज हाउसेस के रेडार पर कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स हैं इस बार? जी बिल्कुल, 2024 हुआ ख़त्म और अभी 2025 पे हम फोकस करेंगे। फ्यूचर क्या रखता है ब्रोकिंग हाउसेस की, जो है हमने डोमेस्टिक ब्रोकिंग हाउसेस देखी है, 4 या 5 अहम बड़े ब्रोकिंग हाउसेस है और उनके पिक्स को आपके लिए छाटा है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल पे नज़र रखेंगे। इनकी जो वन ऑफ द टॉप पिक्स है 2025 के लिए वो है JSW एनर्जी। अगर लक्ष्य की बात करें तो 816 रुपये का जो है इन्होंने टारगेट दिया है। वही अगर एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कुछ दिग्गज नाम आते हैं मिड कैप स्पेस से और लार्ज कैप स्पेस से, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थ, अंबुजा सीमेंट। अब देखें तो इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट, भारती एयरटेल और सिप्ला भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं। और याद रखिए जो लक्ष्य के लेवल्स आप देख रहे हैं ये करंट लेवल से लगभग 20 से लेकर 30% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकता है। निर्मल बंग के भी जो है 2 पिक्स है। यहाँ पे सबसे पहले मैं नाम लूँगा बिरला कॉर्प का और दूसरा नाम रहेगा सीएट, और इनके लक्ष्य जो है आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी इनका लार्ज कैप एक्सपोजर पे ज़्यादा पिक आ रहा है। भारती एयरटेल, ITC पे ज़रूर नज़र रखिएगा। अब जो रिकॉर्ड डेट भी कल आने वाला है जो 1 जनवरी रहेगा, जहाँ पे उनके होटल बिजनेस की डीमर्जर होने वाली है। इंटरग्लोब एविएशन में भी बुलिश नज़रिया बन रहा है। और वही ऑटो स्पेस से M&M, उनके जो है नतीजे भी आने वाले हैं दिसंबर के सेल्स पे, और इन्फोसिस जो अर्निंग्स भी आने वाली है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है न्यूज़ फ्लो बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक्सिस कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे SBI, HDFC बैंक, टाटा मोटर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। और थोड़े मिड कैप नेम्स की बात करें तो यहाँ पे जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आता है। और इंटरेस्टिंगली इंडसइंड बैंक, जो आप कह सकते हैं सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर था लार्ज बैंक्स के सेगमेंट में, वो भी उनके पिक में आता है लिस्ट में शामिल। तो ऑफकोर्स बैंकिंग और IT नेम्स जो है ज़्यादा देखने मिल रहे हैं ब्रोकिंग हाउस के पिक्स के, लेकिन मिड कैप स्पेस में भी जो है कुछ कुछ चुनिंदा शेयर्स पे जो है नज़र रहेगी। तो ये है पूरी 2025 की टॉप पिक्स जो हमने 5 इंपॉर्टेंट ब्रोकिंग हाउस से लिया है आपके लिए। शरद, तो ये हो गई सारी की सारी टॉप पिक्स ब्रोकरेज हाउसेस के हिसाब से। इनफैक्ट और इस में सेक्टर स्पेसिफिक अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें IT, बैंक्स, फाइनेंशियल्स तो आपको दिखेंगे ही, लेकिन सिलेक्ट मिड कैप प्लेयर्स भी नजर आएंगे और उसमें कुछ चुनिंदा नाम थे वो ऑटो एंसलरी से जुड़े हुए भी थे। रोहन, एक फंडामेंटल टेक आपका जानना चाहेंगे। देखिए ऑटो बिक्री के डेटा, ऑटो सेल्स डेटा अब आ जाएंगे कल, और ये डेटा जो है इनफैक्ट लास्ट ऑटो सेल्स के डेटा मिक्स बैग रहे, लेकिन इस वक्त ऑटो बिक्री के आंकड़ों से ठीक पहले ऑटो स्टॉक्स में भी एक मोमेंटम है। और ऑटो एंसलरी की चाल अगर आप देखें, सियाट इस लिस्ट का हिस्सा था आज। इसके अलावा टायर स्टॉक्स की अगर बात करें और साथ ही अगर PCBL जैसे स्टॉक जो कि टायर के कार्बन ब्लैक बनाने का काम करती है, ये सारे स्टॉक्स में जबरदस्त मोमेंटम नजर आ रहा है। ऑटो एंसलरी पर नए साल के लिए फंडामेंटल टेक क्या बन रहा है? यस, ऑटो लास्ट पूरी तेजी में अपने देखे तो सबसे सेकंड बेस्ट परफॉर्मर रहा था। तो ऑटो तो अभी हमको ऐसा लग रहा है, बिकॉज हम हैवी वेट है, पर तो भी हमको लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और अंडर परफॉर्मेंस या तो फ्लैट मार्केट रहेगा, पर बहुत हाई परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। बट द सेम टाइम ऑटो एंसिलरीज में इतना ग्रोथ नहीं आया था जितना ऑटो शेयर्स में आया था। तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ ऑटो एंसिलरीज में हमारा फोकस है, जहाँ पे हम ऑटो एंसिलरीज में ग्रोथ देख सकते हैं। सो ऑटो इज अ प्रॉफिट बुकिंग जो स्पेसिफिकली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, पर ऑटो एंसिलरीज इज कैन बी अ ग्रेट ग्रोथ स्टोरी।
तो ऑटो एंसलरी कैन बी अ ग्रोथ स्टोरी, क्योंकि मोमेंटम जो है वो बिल्टअप होना यहाँ पर शुरू हुआ है और यहाँ से नज़र बिल्कुल रखी जाए, क्योंकि सारे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा है। लेकिन एक्शन रेलवे काउंटर्स में भी है और RVNL के चार्ट्स को एक बार पुल अप कर लेना चाहिए। अमरदेव जी, गुड आफ्टरनून। आपसे एक राय ज़रूर लेना चाहेंगे। एक तो ये कंपनी सेंट्रल रेलवेज के एक प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर के तौर पर साबित हुई है और साथ ही ईस्ट कोस्ट प्रोजेक्ट के लिए भी, और दोनों प्रोजेक्ट की अगर बात करें 137 करोड़ वर्थ का पहला प्रोजेक्ट है, दूसरा 400 करोड़ वर्थ का प्रोजेक्ट है। RVNL स्टॉक प्राइस में हम अच्छी मजबूती भी देख रहे हैं। सिर्फ RVNL ही नहीं, इसके अलावा रेलवे काउंटर्स पर भी अगर आपकी कोई राय बन रही है तो प्लीज बताएं। तो देखिए, RVNL के बारे में पहले बात करूं तो RVNL में हम लोगों ने अच्छी करेक्शन देखी है, ऑलमोस्ट फ्रॉम 640 लेवल से 650 लेवल से इट्स करेंटली अराउंड 423। तो एक साइजेबल करेक्शन तो हम लोगों ने देखी है और कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो 400 के आसपास का एक सपोर्ट भी है और इसमें एक पुल बैक फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें जिस तरह की चार्ट स्ट्रक्चर पहले बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ऑन दी अपसाइड 460 470 एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस वो दिखा रहा है। यदि मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूं तो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी दिसंबर के रहेंगे दैट बी क्वाइट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओवरऑल तो इनकी ग्रोथ अच्छी रही है। जून क्वार्टर से लेकर सितंबर क्वार्टर में बात करूं, चाहे वो सेल्स हो दैट इज अप ऑलमोस्ट 20%, प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो अप बाय ऑलमोस्ट 25-30%, बट कहीं ना कहीं वो ये क्वार्टर में किस तरह की फर्दर परफॉर्मेंस रहेगी और आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, उस कारण से हम लोगों ने इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है। तो मैं ये मानता हूं कि 400 का लेवल एक इंपॉर्टेंट स्तर है, यदि उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छी पुल बैक रैली टुवर्ड्स 460 470 देखी जा सकती है। तो चलिए रेलवे काउंटर्स पर एक नजरिया हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ से। लेकिन इस बीच बाजार में जो इम्पैक्ट नजर आता है, चाहे वॉलिटिलिटी हो, अपसाइड हो, डाउनसाइड हो, ये काफी हद तक निर्भर करता है बाजार में कौन से इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं। देखिए, इन दिनों जहां ट्रिगर्स ग्लोबल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट से मिसिंग थे, तो बाजार में फ्रॉथ या यूं कहें कि मोमेंटम भी मानो मिसिंग नजर आया। लेकिन नए साल की शुरुआत से इवेंट्स और ट्रिगर्स का दौर वापस शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखिए, ये इवेंट्स आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लाइक आई सेड कि काफी हद तक बाजार किस चाल पर चलेगा ये इन ट्रिगर्स पर काफी निर्भर करता है। जनवरी में किन इवेंट्स पर नजर रहनी चाहिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए। देखिए, ढेरों इवेंट्स है जनवरी में जहां पे आपको नजर रखनी है। सबसे पहले तो ऑटो कंपनियों पे नजर रखेगा, और अगर आप सोच रहे हैं कि गाड़ी खरीदने की तो आपको महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि 1 जनवरी से ऑटो कंपनियों ने अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान पहले ही कर दिया था। कुछ कंपनियां 3%, कुछ कंपनियां 5%, कुछ कंपनियां 6% के आसपास प्राइस हाइक जो है वो ले रही है। तो कल से यानी कि 1 जनवरी से जो प्राइस हाइक है कंपनियों की वो यहाँ पे लागू हो जाएगी, तो गाड़ियाँ आपको महंगी पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नज़र रखिएगा। इसके अलावा एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है जिस पे आपको नज़र रखनी है, और वो है ट्रंप की ताजपोशी की। क्योंकि देखिए, 47 प्रेसिडेंट बन रहे हैं अभी यूएस के, और इनके प्रेसिडेंट बनते ही माना ये जा रहा है कि हो सकता है कि दुनिया भर में ट्रेड वॉर की सिचुएशन जो है वो बनते हुए नजर आए। खासकर चाइना पे ये कुछ टैरिफ्स लगा सकते हैं, इस तरह की बातें चल रही है। तो 20 जनवरी को ये चार्ज लेंगे यूएस के 47 प्रेसिडेंट का। उसके बाद देखते हैं ग्लोबली क्या होता है। वहीं देखिए, अगले महीने बजट है, यानी कि 1 फरवरी को बजट है। उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है, उसके पहले काफ़ी सारी प्री बजट मीटिंग्स होती है। तो उन सब पे नज़र रखिएगा। काफ़ी सारे सेक्टर जो है उन पे इसका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है। भूलिएगा मत कि अर्निंग्स भी आती है, और Q3 की अर्निंग्स जो है वो जनवरी में शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट मिड के आसपास आपको काफ़ी सारी अर्निंग्स आते हुए दिखाई देगी। और Q2 में आपने देखा था काफ़ी सारे सेक्टर जो है वहाँ पे दबाव देखने मिला था। तो अब रिवाइवल होता है या फिर वो दबाव कंटिन्यू होता है, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फेड पे नज़र रखिएगा, क्योंकि आपने देखा है कि लगातार 3 बार फेड ने रेट्स घटाए हैं। FOMC की अगली बैठक जो है वो यहाँ पे जनवरी में 28 और 29 तारीख को है। तो देखते हैं कि चौथी बार फेड रेट काटता है कि नहीं। हालांकि 25 का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि शायद 2 ही रेट कट जो है वो फेड की तरफ से देखने मिले। कुछ और इवेंट्स है जो कि मार्केट्स के अलावा, इकोनॉमी के अलावा है। उसमें एक तो कोल्ड प्ले जो है वो भारत आ रहा है 18 से 21 जनवरी के बीच में, उनके शोज होंगे। तो ये एक मच अवेटेड इवेंट है। और साथ ही साथ महाकुंभ मेला 13 जनवरी को ये शुरू हो जाएगा, और 26 फरवरी तक जो महाकुंभ मेला है वो जारी रहने वाला है। तो मार्केट्स को, इकोनॉमी को रिलेटेड तो काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहां पे आपको नज़र रखनी है।
इंटरेस्टिंग। वरुण, आपका बहुत शुक्रिया ये सारे इवेंट्स हमें बताने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं, ग्लोबल इवेंट्स भी वरुण ने हमें बताया। उसके साथ साथ ये जो अलग इवेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम मार्केट, वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी था। ये सारे के सारे हमने आपके सामने रखे। ऑटो बिक्री की रफ्तार, ऑटो बिक्री के डेटा पर ज़रूर नज़र रखें, और नतीजों का सीज़न शुरू हो जाएगा। बिजनेस अपडेट्स तो इस हफ्ते से ही आना शुरू हो जाएंगे, तो इस पर भी खास तौर से नज़र रखनी होगी आपको। लेकिन चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए ऑन दिस नोट हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार BTST STBT ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। आज अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही होगी। कल ये शेयर सबसे ज़्यादा चल रहे थे, आज परसेंटेज में थोड़े कन्विक्शन भी कम लेके प्रॉफिट बुकिंग भी करवा रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस दिखाइए, एक बार डेज लो के आसपास चल रहा है। रोहन भाई, एक बार जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स पे कल एक खबर आई कि अडानी विल्मर में से अडानी अलग हो गया, विल्मर खाली रह गया, यानी कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है एडिबल ऑयल के अंदर। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बट अडानी उनसे थोड़ा अलग हो गए हैं। तो एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट। आज सुबह भी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि वैसी कोई दिक्कत नहीं है, 350 तक के प्राइस आ जाएंगे। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट थी वो। तो एक बार जरा अडानी ग्रुप पे आपका फेवरेट काउंटर, वजह और क्यों उस पे हमको पोजीशंस लेनी चाहिए। अदानी का स्पेसिफिकली नंबर्स ठीक आ रहा है, पर हम देखने जाए तो उतना जो ग्रोथ हमको एक्सपेक्टेड था स्पेसिफिक कोई भी सेक्टर में, दैट लुक्स वेरी डाइसी, क्योंकि कोई सेक्टर जो ग्रो कर रहा है वो एब्रप्ट वैल्यूएशन पे है, और कोई सेक्टर जैसे अदानी विल्मर है जो डिसेंट वैल्यूएशन पे है, वहां पे ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो हमारे पास आज की डेट में एक भी अदानी के शेयर्स पोर्टफोलियो में नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। और अगर अगर एक डिसेंट कंपनी जो अदानी की है वो है अदानी पावर, तो कोई भी जगह पे अगर कोई भी स्टॉक लेना है तो आई थिंक सो अदानी पावर ही सबसे बेस्ट वैल्यूएशन पे और ग्रोथ सेक्टर में है। बाकी कोई कंपनी में हमको रुचि नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं अडानी पावर ही है, फर्स्ट चॉइस आपकी अडानी पावर बनेगी। मान लीजिए कभी अडानी में पोजीशंस लेनी भी पड़ती है तो। खैर, इस बीच एक डिफेंस से जुड़ी हुई खबर भी है। पहले मैं अपने रिपोर्टर को जोड़ के खबर आपके सामने रखूंगा और उसके बाद उससे जुड़े हुए शेयर्स पता करेंगे। डिफेंस कंपनी से जुड़ी हुई एक अहम खबर है। कंपनीज को 2025 में बड़े डिफेंस ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। खबर के डिटेल बताने के लिए प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ है। प्रकाश जी, बताएं आप। ये साल 2024 डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साल साबित हुआ है, क्योंकि कई तरह के नए अचीवमेंट्स हमने देखे हैं इस साल के दौरान, खासकर अगर आप डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर की बात करें। सरकार ने जो डिटेल्स जारी किए हैं उसके हिसाब से इस साल करीब 40 के करीब जो बिग कैपिटल एक्विजिशन के प्रपोजल्स है उसको अप्रूव किया गया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 4.2 लाख करोड़ के जो प्रपोजल्स थे वो उसको अप्रूव किए हैं। अगर आप नवंबर 2024 तक देखें, इसमें से जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे अगर आप इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, 3.98 लाख करोड़ के जो प्रपोजल्स थे वो इसमें जो इक्विपमेंट्स की प्रोक्योरमेंट की जाएगी वो इंडिजीनियस सोर्सेज से की जाएगी। तो जाहिर तौर पे जो डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर है उसको इसका फ़ायदा हो रहा है और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। बड़ी कंपनियों पर अगर नज़र डालें जिनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, उसमें HAL, BEL, L&T एंड कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड जैसी जो कंपनीज थी उनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से सरकार डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर पे फोकस कर रही है, आने वाले दिनों में भी इन कंपनीज को बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डिफेंस प्रोडक्शन पे बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़कर 1.2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया और टारगेट ये है कि 2029 तक 3 लाख करोड़ के डिफेंस डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन के टारगेट को हासिल करना है। उसी तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट की बात करें, जो कि भारत के लिए नया है, हम ज़्यादातर इंपोर्ट पर निर्भर रहे हैं, लेकिन सरकार अब एक्सपोर्ट पर फोकस कर रही है। इसमें भी रिकॉर्ड ग्रोथ है, करीब 21,000 करोड़ का जो आंकड़ा है उसको ऑलरेडी पार कर लिया गया है और टारगेट ये है कि 2029 तक, यानी कि अगले 4-5 सालों के दौरान इसको जो टारगेट 50,000 करोड़ रुपए के टारगेट को अचीव किया जाएगा। जो प्रकाश ने खबर बताई, मैं उसको 2 हिस्सों में देखूंगा। ज़्यादातर हिस्सा वो बता रहे थे कि जो 2024 के अंदर हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो किया है उसके डाटा बता रहे थे। 2025 का मेरे को कुछ ज़रा समझ में नहीं आया, उन्होंने जो भी बात रखी, बस इतना बताया कि हाँ भी ठीक है, 40 बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई नया मेरे को कुछ दिखा नहीं।
खबर के अंदर। लेकिन फिर भी उन्होंने जो 3-4 शेयर्स के नाम बोले उसमें से मेरे को एक शेयर काम का लगा जो कि अभी 300 से नीचे चल रहा है, 350 380 तक जाने की एक रिपोर्ट भी आई थी। उस शेयर का नाम है BEL। राजेश सर एक बार जरा BEL को चेक करना, भारत इलेक्ट्रॉनिक के नाम से होगी कंपनी है, एक बार इस पे आपका व्यू पॉइंट। स्ट्रक्चर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बुलिश है। जरूर हमने देखा कि पिछले 5-6 महीनों में स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन और एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से होते हुए दिखा है। अगर इसके मंथली चार्ट देखें तो पिछले 5-6 महीनों में स्टॉक एक दायरे में ही रहा है। हालांकि मार्केट भी काफी वोलेटाइल थे तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन मंथली चार्ट में भी देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है, जो कि दिखाता है कि सस्टेन अपट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है स्टॉक का। तो निवेश के नजरिए से अगर आप BEL में यहाँ पे करंट लेवल से भी बाय करते हैं और छोटा मोटे गिरावट में इसको ऐड करते हैं तो हमें लगता है कि ये आगे आने वाले महीनों में लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट होते हुए दिखेगा। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की स्ट्रेटेजी यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे। डाउन साइड में यहाँ पे 260 के आसपास के स्टॉप लॉस होंगे, लेकिन हमें लगता है पोटेंशियल टारगेट इसके करीब 350 370 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से करेक्शन के बाद एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक डिफेंस सेक्टर में एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, तो हमें लगता है बाय एंड एक्यूमुलेट यहाँ पे किया जा सकता है। मिनट रह गए हैं इस साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन को हम कर रहे हैं अलविदा। सारे डाटा वाटा आपने सब देख लिए, बहुत सारी रिसर्च हुई। ये साल अपने आप में काफ़ी गंभीर साल रहा, बहुत उतार चढ़ाव देखा, एकाएक बहुत तेज़ी, एकाएक बहुत मंदी मार्केट के अंदर कई बार हमने देखी। खैर फिर भी ये साल कई मायनों में ठीक भी रहा बाजार के लिए। FIs की बेरुखी सबने सब दिखी, लेकिन DIs का दबदबा मार्केट के अंदर बढ़ा है, ये फील भी हुआ। सेक्टर्स की चर्निंग जमकर हुई। IT ने कभी ऐसा लगा इनसे अच्छा कुछ है ही नहीं, कभी लगा इनसे बुरा कुछ नहीं है। रुपया कमजोर हुआ, 85 रुपये पर डॉलर की कैलकुलेशन से नीचे चला गया। इलेक्शंस हुए, भारत जैसे बड़े देश में इलेक्शन हुए, सरकार रिपीट होकर आई। US में इलेक्शन हुए, डोनाल्ड ट्रंप आए, और भी बहुत सारी घटनाएं इकोनॉमिक फ्रंट पर हुई। लेकिन बहुत कुछ अभी भी उम्मीदों के साथ हम 2025 के नए सेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं। इन उम्मीदों में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मैं वेटेज अर्निंग्स को दूंगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप को, फिर तीसरा बजट को। हालांकि मेरे लिए भी बजट नॉन इवेंट है, क्योंकि मैम ने जो करना है वो GST में करती हैं, उसमें भी नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद तो आप कर ही सकते हैं कि कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। टैक्स टेररिज्म शायद थोड़ा कम होगा। मैंने सख्त वर्ड का इस्तेमाल किया है और मेरे को कोई कोताही नहीं है इस वर्ड को इस्तेमाल करने में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर एक कान में सुनने को मिलता है। थोड़ा टैक्सेशन को लचीला करने की ज़रूरत है। हायर टैक्सेशन पे गवर्नमेंट या इकॉनमी मैं बोलूँगा उससे थोड़ा जूझ रही है। खैर अब हम क्लोज कर रहे हैं और 17-18 पॉइंट, कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है मार्केट के अंदर। आज की गिरावट सुबह 150 पॉइंट की थी। आप तो जैसे मर्जी सोचें, आप इसको रिकवरी कहें, इसको जस का तस मार्केट कहें, इसको जैसे भी बोलना आप इसको बोल सकते हैं। हाँ, मेरे लिए एक अच्छी चीज़ आज देखिए वो एडवांस डिक्लाइन की रेशो, इंडिया विक्स का रेंज में रहना, थोड़ा सेक्टोरली चर्निंग होना, बड़े शेयरों के अंदर थोड़ा रिलायंस का टिक जाना, ये कुछ मेरे लिए आज का लर्निंग पॉइंट्स थे। और दूसरा, मेरे लिए जो 14% का अभी लॉन्ग फॉर शॉर्ट पोजीशंस हैं, ये बहुत काम की है। मैं सिर्फ इसी के बिना पर ही कई बार सुबह भी और कल भी और आज भी हमने आपको बोला, और दोनों दिन के अंदर मार्केट ने वैसे रिएक्ट भी आपको करके दिखाया। आई होप सो कि आज की जो क्लोजिंग हुई है ये काफ़ी काम किया। ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग के नंबर आप देख लीजिए, स्क्रीन पर हैं 23,668 और 50,888 के साथ हम क्लोज करके गए हैं इस साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अमरदेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहन भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने 2024 भी हमारे लिए बहुत मेहनत की, बहुत इंटेलिजेंटली सारी चीज़ें रखी। उम्मीद करते हैं 2025 में भी आपका साथ बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम को देखने के लिए भी हम तीनों को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कल की तैयारी का है, और ध्यान रखिएगा कल ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स बंद है और भारतीय बाजार बंद नहीं है, ना जाने क्यों।